हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने नया सेशन शुरू करेंगे 12th केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसके अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ 11th क्लास के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने, जैसे मैं टॉपिक वाइज बताता हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इसके अलावा जितने भी रूल पढ़े हैं, कैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, उनकी थ्योरी क्या कुछ होती है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। तो इसी से हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर हमने किया था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अंदर हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी आदि हमने टॉपिक पढ़े थे, वो भी काम आएंगे अपने। तीसरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था रासायनिक आबंधन एवं संरचना। तो इसके अंदर हमने वीबीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो पढ़ी थी। ये भी चीज़ अपने काम आएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो पहला टॉपिक है मूलभूत अवधारणाएं केमिस्ट्री की। उसके अंदर जो अपना मुख्य जो टॉपिक है, जो 12th के अंदर अपने को दोबारा से काम आएगा, वो थी मोल अवधारणा। इसके बाद में हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, जिसके अंदर हमने एक तो पढ़ी थी गैस के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था द्रव के बारे में। गैस के नियम क्या होते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, इसके अलावा डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़ा था। द्रव के अंदर हमने पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, श्यानता के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर किया था ऊष्मागतिकी। इसमें हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। लास्ट में हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ी थी, वो भी काफ़ी काम आएगी अपने 12th के अंदर। नेक्स्ट हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम है साम्यावस्था। ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है 12th क्लास से। तो आप प्लीज़ एक बार 11th क्लास की जो बुक है, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, उन नोट्स को हल्का सा रिवाइज करना, ताकि अपने लिए जो 12th स्टैंडर्ड है उसके अंदर उसको पढ़ने में आसानी हो। 12th के अंदर अपने पास जो केमिस्ट्री है उसके अंदर दो पार्ट डिवाइड किए हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री फर्स्ट का जिक्र करता हूँ। केमिस्ट्री फर्स्ट, इसके अंदर हमें क्या कुछ पढ़ना है। इसका जो पहला चैप्टर है बेटा, वो है ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था चैप्टर है वो 3 नंबर का है अपने पास। ये पढ़ेंगे अपने। देखो 11th क्लास के अंदर हमने द्रव की अवस्थाओं में पढ़ा है गैस और द्रव। गैस और द्रव के बारे में पढ़ा है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस और द्रव हमने दोनों को 11th क्लास के अंदर पढ़ा था अच्छे से। अब अपने जो 12th क्लास है उसके अंदर एक तीसरी बची हुई जो अवस्था है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। दूसरा जो चैप्टर है वो है विलयन। ये चैप्टर भी 3 नंबर का है। और जो 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने ये नाम लिखा हुआ है मोल अवधारणा। इस टॉपिक को ध्यान से एक बार रिवाइज करना, जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह मेरे करवाए हुए हैं उसको रिपीट करना। ये मोल कंसेप्ट अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो सॉल्यूशन को पढ़ने में 0.1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तीसरा जो विद्युत रसायन है, ये 4 नंबर का चैप्टर है।
और 11th क्लास के अंदर आपने रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा है, और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था कि कैसे डैनियल सेल को बनाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कैसे प्रोसेस होती है। वो चीज़ें यहाँ पे दोबारा से रिवाइज होगी, यानी कहने का मतलब जो 12th स्टैंडर्ड का जो विद्युत रसायन चैप्टर है वो रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पर काम करता है। तो एक बार आप जब अपने विद्युत रसायन शुरू करेंगे उससे पहले अपने रिडॉक्स रिएक्शन को हल्का सा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है अपने पास वो आता है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ये चैप्टर भी 4 नंबर का है। साम्यावस्था के अंदर हमने पढ़ा है कि साम्यावस्था क्या होती है, भौतिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था, इनको पढ़ा था हमने। तो ये जो साम्यावस्था चैप्टर है ये अपने को बताता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो कितनी होती है। ये सारी बातें हमने साम्यावस्था चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है ये अपने को इस बात की जानकारी देगा कि कोई रिएक्शन है वो कितनी देर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट अपने पास आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पृष्ठीय रसायन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ पर होने वाली जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है, ये भी 4 नंबर का चैप्टर है। हल्का सा अगर मैं पृष्ठीय रसायन की अगर बात करूं तो देखो, जैसे सरफेस के ऊपर जो भी घटनाएं घटित होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक पक्के फर्श पे पानी डालता हूं, एक कच्चे फर्श पे पानी डालता हूं, कहाँ पे अवशोषण होता है, कहाँ पे अवशोषण नहीं होता, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने कोलाइड हो गया, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे अपने पृष्ठीय रसायन के अंदर। नेक्स्ट जो है वो तत्वों का निष्कर्षण, या फिर मैं इसको एक शब्द के अंदर बोल देता हूं धातु क्रम। इसके अंदर ये चैप्टर जो है वो है 2 नंबर का, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे जितनी भी धातुएं वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, तो एग्जैक्ट ये तो है नहीं कि वो फ्री स्टेट के अंदर है सारी के सारी, उनको अपने वो एशक मिलते हैं, उन एशकों से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। यानी अपने को जैसे सोने का एग्जाम्पल है तो सोना सीधा ही तो नहीं है, यानी सोना धरती के अंदर मौजूद है, अब उसको निकाल के अपने को उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 4 नंबर का है। पी ब्लॉक के आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, एक एस ब्लॉक पढ़ा है और एक पढ़ा है आपने पी ब्लॉक। अब देखिए आप एस ब्लॉक के बारे में 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आते हैं? 13 से लेके 18 तक आते हैं, जिसके अंदर 13वां और 14वां आपने पढ़ लिया। बाकी बच गए 15, 16, 17 और 18, जो 4 ग्रुप अपने पास बच गए, जो 4 वर्ग बच गए, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। अगला जो चैप्टर है वो है डी एंड ए ब्लॉक। जो डी और ए ब्लॉक है ये चैप्टर है 3 नंबर का। डी ए ब्लॉक के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने पास वो है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर भी 3 नंबर का है। तो ये सारे का सारा अपना फर्स्ट केमिस्ट्री का शेड्यूल रहेगा, जो टोटल 30 मार्क्स का होगा। और इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, कौन सा 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, कौन सा 2 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहाँ से क्या चीज़ें आएगी, ये 11th क्लास का मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये जो सारे के सारे अपने फर्स्ट केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो तो 12th क्लास के अंदर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा सिलेबस को कवर करना।
ठीक है। तो एक बार है ना आप इनको अपने एक नोटबुक डाल लेना और उसके अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो सारी की सारी बातें आपको इस चैप्टर फर्स्ट पेज के ऊपर लिखनी है। इसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज ठोस अवस्था के बारे में। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। ठोस अवस्था, हेडिंग लगाइए, चैप्टर का नाम लिखिए और नोट्स लिखते रहना, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद में आप नोट्स जो भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ या फिर इसके अलावा और कुछ कोई भी चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, वो आप लिख लेना। तो अपने पास जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? आज अपने स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था से। ठोस अवस्था, तीन नंबर का ठोस अवस्था चैप्टर। देखिए सबसे पहले पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन, एक ठोस, द्रव और गैस। ये दोनों चीज़ें अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। 12th क्लास के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे ठोस अवस्था। इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस करना आता है। उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है यानी कि अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है, तीनों के अवयवी कण के बीच में क्या कुछ रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको जिक्र करूं तो गैस में जो गैस के कण होते हैं या जिनके अवयवी कण होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां होती है। द्रव में ये जो कण है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ठोस के अंदर एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं ठोस। ठोस क्या होता है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर अपने लिखेंगे ठोस के गुणधर्म। ठोस के गुणधर्म हेडिंग लगा लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ठोस के गुणों के अंदर जो पहला गुणधर्म आता है वो ठोस के जो कण होते हैं, ये जिनको हम क्या बोलते हैं? अवयवी कण। ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। दूसरी चीज, ठोस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता? संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता। संपीड़ितता का मतलब समझते हो? कोई चीज को अपने दबा सके या ना दबा सके। जैसे स्पंज है, दबा दिया, जब अपने छोड़ेंगे वापस अपनी उसी स्थिति के अंदर आ जाता है। लेकिन ठोस के अंदर ऐसा गुणधर्म नहीं है पाया जाता। जैसे मैं चौक की बात करता हूँ, चौक को नहीं दबा सकते, डस्टर है, बोर्ड है, कोई भी ठोस चीज़ जिसको अपने नहीं दबा सकते, तो ठोस के अंदर संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता। तीसरा, विसरण का गुण। विसरण का मतलब समझते हो? विसरण का मतलब होता है कोई चीज़ का फैलना, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। तो ठोस के अंदर विसरण का गुण भी नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास एक पत्थर है, उसको मैंने रख दिया, अब उसके अंदर विसरण की प्रकृति नहीं होती। विसरण के गुणों के अलावा जो ठोस होता है उनके गलनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। नेक्स्ट अपने इसके अंदर बोल सकते हैं कि ठोस के बारे में और कुछ बोले तो ठोस के आकार या फिर आकृति या आयतन ये निश्चित होते हैं। आकार, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे द्रव है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित होता है क्या?
जैसे पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी को गिलास में डाल दिया, प्लेट में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया किसी के अंदर, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो आकार, आयतन और आकृति ये तीनों ही निश्चित होते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी है ठोस के बारे में। हालांकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज़ आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि भी ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं लिखिए, नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। ये सारी की सारी कॉमन सी बातें हैं जो आप सभी को पता है। ठोस के गुणधर्मों के बाद में अपने पढ़ते हैं कि ठोस को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज मैं अगर आपको यहाँ पे लिख दूं कि तापमान, ताप कैसे प्रभावित करता है, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो। ठोस के कण एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक है, इस तरीके से काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। इनके बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है जो इनको बांधे रखने का काम करता है। अब देखिए कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ा दें, तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या करेगा, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, जो अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर उस आकर्षण बल को निरस्त कर देता है या फिर तोड़ देता है। जब ये आकर्षण बल टूट जाएगा तो ठोस हैगा वो लिक्विड के अंदर, और लिक्विड होगी वो गैस के अंदर चेंज हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि किसी भी ठोस का जब अपनी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण टूट जाएगा या निरस्त हो जाएगा। तो टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण सॉलिड लिक्विड के अंदर और लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी बात को मैं अगर उल्टा लिख दूं, यानी कहने का मतलब पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब अपने टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम करेंगे तो क्या होगा, भी कहने का मतलब अवयवी जो कण है वो टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हो जाएंगे। कहने का मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो अवयवी कण है वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, और जैसे ही नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, गैस होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। अगर आपको पूछे कि ठोस को प्रभावित करने वाले या तापमान ठोस को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो हम इसके अंदर एक ही लाइन के अंदर सीधा और स्पष्ट जवाब दे देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से अब ठोस के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल निरस्त हो जाता है, जिसके कारण ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाएगा। यही बात अगर अपने कम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कम होगा तो गैस, जो अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे और गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी के अंदर दूसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो होता है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा, अब उष्मीय ऊर्जा का क्या मतलब होता है, ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उष्मीय ऊर्जा उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो इफेक्ट टेम्परेचर का है वो सेम इफेक्ट किसका रहेगा, उष्मीय ऊर्जा का रहेगा। तो इसी के अंदर भी हम यही बात लिख सकते हैं कि उष्मीय ऊर्जा बढ़ाने से अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा, उतार लीजिए इनको, अच्छे से नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है ठोस के प्रकार। और ठोस के प्रकारों को अपने दो तरीके से बांटेंगे। तो जिसके अंदर पहला जो अपने पास ठोस को बांटने का जो तरीका है वो होगा आकर्षण बलों के आधार पर। तो पहली चीज अपने लिखते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार के अंदर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका है वो हम पढ़ेंगे
ठोसों के मध्य, या अपने बोल देंगे आकर्षण बलों के आधार पर, आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। आकर्षण बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। जो 11वीं क्लास के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है कि वांडरवाल बल, द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, ये सारी की सारी चीज़ें जो बताई हुई है, उसी चीज़ को अपने यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे और इसी से अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठोस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले इसको ध्यान से समझो। ठोस के प्रकारों के अंदर सबसे पहला जो ठोस का प्रकार आता है वो आता है आयनिक ठोस। कौन सा? आयनिक ठोस, पहले लिख लेते हैं। दूसरा होता है आणविक ठोस। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है धात्विक ठोस। और जो चौथा प्रकार है वह है सहसंयोजक ठोस। या इसका दूसरा नाम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। ये ठोस के प्रकार होते हैं 4। अपने शुरुआत करते हैं पहले से। सबसे पहला जो अपने पास है वो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, किस तरीके से इनके क्या कुछ गुण धर्म होते हैं, वो सारी की सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने जिक्र करते हैं आयनिक ठोस का, और इसी के अंदर जो पहली बात है वो है इसके अवयवी कण कौन होते हैं। ठोस के, आयनिक ठोस के अवयवी कण, अवयवी कण होते हैं आयनिक ठोस के आयन। इसी तरीके से आणविक ठोस के अवयवी कण कौन हो जाएंगे? अणु। धात्विक ठोस के धातु परमाणु, और सहसंयोजक ठोस में अधातु परमाणु। अधातु परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि भी सहसंयोजक ठोस होता है वो अधातु परमाणुओं से ये मिलकर बना होता है। अपने आयनिक ठोस का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आयनिक ठोस के अंदर लिख दिया NaCl। अब आपको पता है कि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, धनायन और ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल कौन सा लगता है? धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक ठोस के अंदर आकर्षण बल कौन सा होता है? आकर्षण बल होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये इनके बीच में आकर्षण बल होता है। इसके अलावा ये चालकता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते। तो चालकता के बारे में हम क्या बताएं? देखो, आयनिक ठोस होता है, जब वो ठोस अवस्था के अंदर है तो विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास मुक्त आयन गमन नहीं कर सकते। देखिए, कोई चीज़ विद्युत की चालन होती है वो 2 वजह से होती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी चीज़ मुक्त आयन हो, या फिर आयन गमन कर सके स्वतंत्र रूप से। तो चालकता ये प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे NaCl का मैं जिक्र करूं तो NaCl होता है वो अपनी ठोस अवस्था के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं करता, परंतु इसी NaCl को अगर अपने गलित अवस्था के अंदर या किसी विलयन, इसका विलयन बना दे तो ये विद्युत धारा का चालन करता है। क्यों करता है? देखिए, मेरे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या ले लिया? पानी। अब इसके अंदर जैसे ही हम क्या डालेंगे? NaCl डालेंगे, तो जल एक अच्छा विलायक है। बताई हुई बात है मेरी। अच्छा विलायक क्यों है? क्योंकि जल का जो पेरा विद्युतांक होता है वो अति उच्च होता है, 80 होता है। ये बात बताई हुई है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पेरा विद्युतांक क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के मध्य, या कोई भी आयनिक यौगिक है, उनके जो आयन है उनके मध्य जो लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, उसको निरस्त करने की या उसको कैंसल आउट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं
पेराविद्युतांक। तो पेराविद्युतांक जो होता है वो उच्च होता है। अब NaCl को जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रोडों को लगाते हैं, कैथोड और एनोड को लगाते हैं, तो जो आयन होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आसानी से गमन कर सकते हैं, आसानी से गमन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का चालक होता है। तो ये चालकता के बारे में हम क्या बताएंगे कि पहली चीज गलित विलयन, गलित अवस्था, विलयन नहीं सॉरी, गलित अवस्था और विलयन के अंदर ये विद्युत धारा का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। रीजन पता लग गया? ठोस अवस्था में विद्युत का चालन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके पास गमन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन नहीं होते। परंतु गलित अवस्था और विलयन के अंदर आयन है वो मुक्त रूप से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर सकते हैं, जिसके कारण जो आयनिक ठोस है वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक दो पीछे की क्लासों में पूछा भी गया है कि आयनिक ठोस विद्युत का ठोस अवस्था में चालन नहीं करता परंतु गलित अवस्था और विलयन में चालकता प्रदर्शित करता है। तो उसका रीजन भी हो जाएगा और ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट है इनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो एक तो होती है कठोर और दूसरी भंगुर। कठोर या भंगुर हम एक साथ बोल सकते हैं। कठोर का मतलब आप समझते हो, भंगुर से क्या मतलब है? भंगुर से देखिए मतलब है कि मतलब इसको, इसके ऊपर अगर अपने चोट लगाएंगे तो ये चीज़ें बिखर जाएगी। बिखरने का भी कारण है कैसे? भंगुर को हम किस तरीके से डिनोट करें? तो जैसे आयनिक ठोस है उसके अंदर आयनों की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है, धनायन और ऋणायन रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। अब ये धनायन हो गया, इसके नीचे क्या होगा? ऋणायन, यानी एक धनायन चारों ओर से ऋणायन से घिरा रहता है और एक ऋणायन चारों ओर से धनायन से घिरा रहता है। तो ये अरेंजमेंट होगी। अब ये धनायन है, इसके नीचे ऋणायन हो गया, ऋणायन के नीचे धनायन हो गया। ये होती है व्यवस्था इस प्रकार के ठोसों की। अब इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पे चोट लगाते हैं, चोट लगाने के बाद क्या होगा? ये अपनी जगह से जो ऊपर वाली लेयर है वो विस्थापित होके आगे की ओर जाएगी और जैसे ही आगे की ओर जाएगी तो ये प्लस धनायन इस धनायन के सामने आ जाएगा। जैसे इसकी क्या व्यवस्था होगी देखिए, नीचे वाली जो लेयर है उसकी अरेंजमेंट ये इसकी अरेंजमेंट होगी नीचे वाली लेयर की। ऊपर वाली लेयर के हमने चोट लगाई तो इसके अंदर विस्थापन हुआ और विस्थापन की वजह से ये जो प्लस साइन है वो प्लस के सामने आ गया, माइनस कहाँ पे चला गया? माइनस के सामने। ये इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो जाती है। अब देखिए समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और इसी प्रतिकर्षण की वजह से ये चीज़ बिखर जाएगी। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? कठोर होती है और भंगुर होती है, जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। इसका जो एक गुण और बच गया लास्ट, वो है गलनांक। गलनांक जो होता है इनका अति उच्च होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी अपने नमक को अगर गलित अवस्था के अंदर लेके जाएंगे तो उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो उदाहरण के अंदर हम किसी भी आयनिक यौगिक को लिख सकते हैं। आयनिक यौगिक जैसे मैंने लिख दिया NaCl, इसके पैर में S लगा देंगे सॉलिड, AgCl लिख दिया, KCl लिख दिया, पोटेशियम नाइट्रेट लिख दिया। कोई भी आयनिक यौगिक आप यहाँ पे दे सकते हो। MgO लिख दिया, CaCO3 लिख दिया। ये ठोस के अंदर, इसके अंदर आ गए। अब आपको क्या कुछ लिखना है इसके अंदर, मैं हल्का सा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये सारी की सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ध्यान से देखिए, आकर्षण बलों के आधार पर ठोस के कितने प्रकार होते हैं? तो ठोस के 4 प्रकार होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे। आयनिक ठोस अवयवी कण आयन हो गए, आकर्षण बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल हो गया,
चालकता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, तो गलित अवस्था और विलयन में